वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो एसएससी एमटीएस 2021 में जितनी शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम कराए गए थे उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6/1/2021 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके जो है इतने डेट और शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 5 तारीख के सभी शिफ्ट और 16 तारीख के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 6/10/2021 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 180 का x% x प्लस 350 से 25% कम है तो x प्लस 50 का 18% x के 12% से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्या बोला गया कि 180 का यानी कि 180 का x%, तो प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे कितना चला जाएगा आपका 100 यानी कि 100, किसके बराबर है x प्लस 350 से 25% कम है, यानी कि कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है 100%, तो 100% से ये कितना कम है, ये जो 180 का x% कितना कम है 100 में से 25% कम है, यानी कि x प्लस 350 का कितना प्रतिशत है तो 75% है, यानी कि 75% है। परसेंट हटा देंगे तो नीचे 100 चला जाएगा। अब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 100 से 100 आपका चला गया। आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 180x माइनस 75x, प्लस में है तो इधर आपका आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस 75x बराबर इंटू आपका कितना हो जाएगा 350 इंटू आपके कितने हो जाएंगे 75। हल कर लेते 180 माइनस 75 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 105x बराबर आपके कितने हो जाएंगे 350 इंटू आपके कितने हो जाएंगे 75। 35 से काटेंगे तो 105 3 बार में चला जाएगा और 350 कितने बार में चले जाएंगे 10 बार में। 3 से 75 आपका 25 बार में चला जाएगा, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 यानी कि 250 आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 250। लेकिन हमें x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि x प्लस 50, तो x कितना 250, 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। 300 का कितना प्रतिशत चाहिए हमें 18%, तो 300 का 18% कितना हो जाएगा 18 तिया 54 हो जाएगा। फिर बोला गया कि x का 12%, x आपका कितना था 250, तो 250 का 12% कितना हो जाएगा 12% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है आपका 3/25, यानी कि 250 का 3/25 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहला बार जो है कितना था 54 था, दूसरा बार कितना था 30 था, तो ये जो है 30 से कितना अधिक है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा जा रहा है। तो कितना अधिक है यहाँ पर संख्या में तो 24 अधिक है, तुलना किससे करना है 30 से, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1 0 1 0 चला गया, 3 से 24 8 बार में चला जाएगा, 8 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा 80%, कितना हो जाएगा 80%, यानी कि कितना अधिक था तो 80% अधिक था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 संख्याओं का औसत कितना है 65 है, उनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। यदि 10वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा 10वीं संख्या, कौन सी संख्या 10वीं संख्या का निश्चित वैल्यू निकालना होगा। किस तरीके से निकालेंगे, ओवरऑल औसत यानी कि एवरेज कितना दिया गया 65 दिया गया, फिर उनमें से 10 संख्याओं का औसत कितना था 72, यानी कि ओवरऑल एवरेज से कितना अधिक है तो 72 माइनस 65 करेंगे, यानी कि 5 2 7 अधिक है। कुल कितने में से 10 संख्याओं में से, तो अधिक है तो क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ओवरऑल कितना अधिक है तो 10 इंटू 7 करेंगे यानी कि 70 अधिक है।
फिर यहाँ पर अंतिम 9 संख्या का औसत कितना 58 है, तो ओवरऑल से कितना कम है, तो ओवरऑल से आपका 527 कम है। तो यहाँ पर कम है तो माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे, ओवरऑल कितना कमी हो जाएगा 9 संख्या में 9 सौ 63। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 65 7 आपके कितने हो जाएंगे 72, यानी कि 10वीं संख्या का निश्चित वैल्यू कितना हो जाएगा 72 यानी कि 72 होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर ये जो 10वीं संख्या उसे ही निकाल दे तो नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल औसत कितना था, यानी कि ओवरऑल एवरेज कितना था 65 था, कितना था 65 था। और यहाँ पर जो है कमी कितने की हो रही है, कमी यहाँ पर तो ओवरऑल 65 था, 10वीं संख्या से तो 65 तो पहले ही निकाल देंगे, यानी कि कितना अधिक था 10वीं संख्या जो ओवरऑल एवरेज से कितना अधिक था, तो यहाँ पर 72 माइनस 65 करेंगे यानी कि 7 अधिक था। और ये जो 7 कमी होगा वो बची हुई संख्याओं के औसत में से कमी होगा। तो औसत कमी निकालने के लिए, ओवरऑल औसत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 संख्या में से तो एक संख्या निकाल दी गई है, तो बचा कितना संख्या, तो 18 माइनस 1 करेंगे यानी कि 17 संख्या अभी भी बचा हुआ है। और ओवरऑल कितने की कमी हो जाएगी 7 की, तो ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे जितने की कमी होगी। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 17 चौक 68, यानी कि 0.4 समथिंग आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल एवरेज में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ओवरऑल एवरेज में से 0.4 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64.6 यानी कि 64.6। अब आपका क्या आ जाएगा, बची हुई 17 संख्याओं का नया औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ग्राफ में बोला जा रहा है ग्राफ में कि 2019 में किसी सोसाइटी द्वारा प्रतिबंधित ABCD और E विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का बंटन यानी कि ब्रेकअप 5 विद्यालयों में यहाँ पर छात्रों की कुल संख्या कितनी दी गई है 5400। और यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर क्या दिया गया, विद्यालय में छात्रों की संख्या डिग्री में दर्शाई गई। जैसे कि यहाँ पर जो है B विद्यालय में 117 डिग्री, C में 66, D में 52, E में 50, E में 75 डिग्री है। क्वेश्चन देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A, B और C जो है विद्यालयों में छात्रों की औसत संख्या ई विद्यालय में छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले किसका किसका हमें चाहिए, ए का चाहिए, बी का चाहिए, सी का चाहिए। तो ओवरऑल पहले कितना डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री कितना, यहाँ पर टोटल ओवरऑल ए बी सी का कितना डिग्री है, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 5 12 6 18, हाथ में 1, 11 7 18, 18 6 24 है, एक आपका कितना हो जाएगा 25। हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए इन डिग्री का। तो क्या करेंगे, ओवरऑल कितने विद्यालय की संख्या थी 3, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 8 24, 3 6 18 यानी कि 86 डिग्री थी। और ई विद्यालय में जो है छात्रों की संख्या यहाँ पर कितनी थी, तो डिग्री में यहाँ पर कितनी डिग्री थी, तो 50 डिग्री थी। तो ओवरऑल एवरेज कितना था 86 डिग्री, यहाँ पर कितना है 50 डिग्री, कितना अधिक है, तो यहाँ पर आपका 36 डिग्री अधिक है। तुलना किसे करना, ई विद्यालय वाले छात्रों का डिग्री से तुलना करेंगे। संख्या निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू पूछा जा रहा है तो हम लोग डिग्री पर से ही परसेंट निकाल सकते। तो तुलना किसे करना है 50 डिग्री से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 50 से 100 2 बार में चला जाएगा, 36 दूना आपका कितना हो जाएगा 72%, यानी कि कितना अधिक था, तो 72% अधिक था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हल करेंगे लेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12 1 13/4 माइनस आपका क्या हो जाएगा, ऑफ है तो आपका पहले हल किया जाता है तो 5 से 5 चला जाएगा, 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में, 6 कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर -2/3। नीचे का हल कर लेंगे, पूर्णांक या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 13/3, भाग गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 को 5 लिखेंगे, माइनस आपके कितने 3/10 है, और यहाँ पर आपके कितने 21 25 105 है 106 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। हल करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 21 25 105 है 106, 106 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 212, कितना हो जाएगा 212, माइनस पूर्णांक या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8/3, ऑफ है 2 या 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो 3 से 3 चला गया, 2 से 8 कितने बार में चला जाएगा 4 बार में,
ऊपर का यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रैक्शन है, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12, 13 3 39 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 31 बटा नीचे में आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 पचे 65 बटा 3 माइनस आपका कितना हो जाएगा 215 बटा 10। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा और यहाँ पर कितने बार में चला जाएंगे 5 चौक 20 5 तिया 15 माइनस आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके हो जाएंगे -4, कितना हो जाएगा माइनस आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। हल कर लेते आगे। यहाँ पर ऊपर में आपका कितना था 31 बटा 12 था, कितना था 31 बटा 12। नीचे में एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपके 6 हो जाएंगे। 65 दुनिया आपके कितने हो जाते हैं 130 माइनस 43 दिया आपका 4 तिया 12 3 तिया 9 यानी कि 129 -4। 6 से 12 चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। 130 माइनस 129 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर आपका क्या बचेगा 31 बटा 2 -4। तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, यानी कि नीचे आ जाएगा 2, 31 में से 8 जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा 23। पूर्णांक में तो आपका कितना हो जाएगा 11.1 बटा 2, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 2 भुजाएं जिनकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर 21 और 29 सेंटीमीटर है तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल का योग का 2.17 बटा 30 का गुना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इन दोनों त्रिभुज का एरिया निकालना होगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा और आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें काफ़ी बार मैंने आपको काफ़ी सारा ट्रिपलेट बता रखा है। उन्हीं में मैंने बताया था कि 20 और 21 का ट्रिपलेट क्या बनता है 29 बनता है, यानी कि ये आपकी क्या बना रही राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ बेस यानी कि आधार कितना है 21, हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है 20। तो पहले वाले जो है ये क्या हो गया, पहले वाले समकोण त्रिभुज का एरिया हो गया, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा हाफ इंटू 11 इंटू 60, क्योंकि 11 और 60 का ट्रिपलेट क्या बनता है 61 बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे 20 10 बार में चला जाएगा, 2 से 60 कितने बार में चला जाएगा 30 बार में, कितना हो जाएगा यहाँ पर 210 11 तिया 33, 210 और 330 कितना हो जाएगा आपका 540, यानी कि 540 आपका क्या आ गया कुल एरिया आ गया, जो कि वृत्त के एरिया के बराबर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, ये तो आपका कुल एरिया निकल गया, हमें क्या निकालना है त्रिज्या। तो फार्मूला पुट कर देंगे, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना करना है, यानी कि योग का गुना, योग का 2.17/30 का गुना था, यानी कि 540 का कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 60 और 17 आपका कितना हो जाएगा 77/30 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल क्षेत्रफल का इतना गुना के बराबर क्या था वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर था। मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, तो ये आपका इतना गुना के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर हल कर लेते, कितना आ जाएगा आपका 11 से काटेंगे ये 2 बार में, 11 से ये 7 बार में, आपका 30 से काटेंगे तो आपका 18 बार में चला जाएगा, 2 से 18 9 बार में। आर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 749 इंटू 9, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 या 21 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन देखेंगे, पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी विद्यालय में लड़की और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। डी विद्यालय के 40% छात्र लड़के हैं, तो बी और डी विद्यालयों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी में जो है कितने डिग्री लड़कियां हैं वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बी में जो है कितने डिग्री लड़कियां, टोटल जो है बी में कितने डिग्री है 117 डिग्री, और ओवरऑल जो है यूनिट का सम कितना है 7 6 13 यूनिट है। तो 117 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13 × 117, यानी कि 1 यूनिट बराबर 9 डिग्री है। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या 7 यूनिट थी, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 9 डिग्री तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 63 डिग्री हो जाएगा। यानी कि बी में जो लड़कियों की संख्या वो कितनी है 63 डिग्री के बराबर है। फिर हमें क्या चाहिए, डी में जो है हमें संख्या चाहिए। तो डी में जो है
कुल जो है 40% क्या है, लड़की है, तो लड़कियां कितनी रही होगी, 60%, क्योंकि कहीं भी किसी भी चीज़ की संख्या खुद में कितनी होती है, 100%। तो 100 में से 40% अगर लड़के हैं तो 60% क्या रही होंगी, लड़कियां। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल कितना है, 52 डिग्री है। तो क्या करेंगे, 52 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ सुन्ना सुन्ना चला गया। 52 छक्का पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पचे 30 है, 1 31, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो 31.2 डिग्री आ जाएगा। तो बी में जो है 63 डिग्री थी और डी में जो है कितनी डिग्री है, 31.2 डिग्री है। दोनों का जो है योग कितना हो जाएगा डिग्री का, तो यहाँ पर योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 63 और 31 यानी कि 94.2 डिग्री। ओवरऑल कितने डिग्री में, 360 डिग्री में। संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, ओवरऑल संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटा देते, 1 शून्य आपका आर चला आएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 18 से काटेंगे ये 2 बार में, कितने बार में, 3 बार में। 2 से काटेंगे 942 को, कितने बार में चला जाएगा, 47 दूनी 94, 1। 3 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 7 21, 7 में 2 4 तिया 12 2 14, यानी कि 1413 आपकी क्या आ गई, बी और डी विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या, सॉरी लड़कियों की कुल संख्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट यानी कि डिस्काउंट देता है। यदि वस्तु को बेचकर 27 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पर बोला गया है कि 24% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 100% का सामान कितना अंकित किया गया, 124% अंकित किया गया। और उसे बेचा कितने में, 124% का सामान 15% का छूट यानी कि कितने में बेच दिया, 85% में बेच दिया। तो 85% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 17/20। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62। 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 4 और 17 85, 17 दो तल से और 3 ही कितना हो जाएगा, 105 दशमलव कितना हो जाएगा, 4%, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, 105.4%। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 27 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो 100% का सामान 105.4% में बेचा जाता है, तो प्रतिशत में लाभ कितने का हो रहा है, तो 105.4 माइनस 100 करेंगे, यानी कि 5.4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि कितने रुपए के बराबर है, 27 रुपये के। पॉइंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा, 10। 27 से 54 2 बार में, 2 से 10 5 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 5 रुपये के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना था, 105.4 रुपये। तो ओवरऑल 105.4 रुपये का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, 105.4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आ जाएगा। तो हल कर लेते, 5 चौक 20, हाथ में 2, 5 पचे 25, 2 27, हाथ में 2 50 और 2 आपका कितना आ जाएगा, 52, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, 527 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज एंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, यानी कि जो यहाँ पर संख्याएं दी गई है, जो नंबर दिया गया है उनका रेंज यानी कि परास और मीडियन यानी कि माध्यिका, और जो रेंज और मीडियन यानी कि परास और जो माध्यिका आएगी उसका मीन यानी कि उसका माध्य क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी संख्याएं दी गई उसे असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे और बीच की संख्या ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देख लेते ओवरऑल आपकी संख्या कितनी है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि टोटल संख्या कितनी है, 14। तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 संख्या इधर 6 संख्या इधर, यानी कि बीच की संख्या 7th और 8 नंबर की संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं हम लोग। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमें कौन सी दिख रही है, 7। 7 कितने बार है, 1 बार। फिर क्या है आपके 10, 10 कितने बार है, 1 बार। फिर आपके 11 1 बार, और आपके यहाँ पर 2 बार। 11 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार लिख देंगे। 11 के बाद आपके क्या है, 12, तो 12 आपके 1 बार ही दिख रहे थे, 1 बार। फिर आपके क्या है 14, 1 बार और 2 बार है।
14 आपके कितने बार है, 2 बार है। फिर इसके बाद आपके 2 2 4 2 6, यानी कि ये जो आपका 14 वो क्या है, 7वां नंबर पर। 8वां नंबर देखेंगे, 8वां नंबर पे कौन सी संख्या, 14 से बड़ा आपका यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। ये आपकी 7वें नंबर की संख्या, ये 8वें नंबर की संख्या, तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 14 और 15 का औसत, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा, 15। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन यानी कि माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका में पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी नंबर दिया गया उनमें से सबसे बड़ी संख्या में से क्या कर देंगे, सबसे छोटा संख्या यानी कि अंक माइनस कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 33 है और सबसे छोटी संख्या 7 है। अंतर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। तो ये आपका रेंज हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। दोनों का हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों का योग का आधा कर देंगे, आपका माध्य आ जाएगा। तो 26 और 15 आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 41 हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि औसत चाहिए यानी कि माध्य चाहिए, तो कितना हो जाएगा आपका 20.5 आपका यहाँ पर माध्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो x प्रतिशत का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो x प्लस 20% का लाभ होता है। तो x का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पर क्या दिया गया, विक्रय मूल्य 768 रुपया दिया गया। यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 896 रुपया दिया गया। लेकिन दोनों में जो है लाभ का अंतर कितने प्रतिशत का, यहाँ पर x प्रतिशत है तो यहाँ पर x प्लस 20% है, यानी कि प्रॉफिट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 20% का। और रुपये में कितने की वृद्धि हुई है, तो 896 माइनस 768 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 8 8 16 और यहाँ पे रह गया 8 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 20% बराबर जो है कितने रुपये के बराबर है, तो 128 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो परसेंट हटा देंगे, नीचे कितना चला जाएगा 100, 20 से 100 काटेंगे 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट किसी भी वस्तु का जो है क्रय मूल्य होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 12 पचे 60, 8 पचे 40, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 640 रुपया। पूछा क्या जा रहा है, यक्स का मान पूछा जा रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि सीपी कितना है। तो 640 का सामान शुरुआत में बेचा कितने में जा रहा था, 768 रुपये में। तो कितने का लाभ हो रहा था यहाँ पर, तो 60 60 120 यानी कि 128 रुपये का लाभ हो रहा था। कितने का लाभ हो रहा था, 128 रुपये का लाभ हो रहा था। तो अगर 128 रुपये का लाभ हो रहा है तो 128 रुपये यहाँ पर किसके बराबर हुआ था, 128 रुपये यहाँ पर 20% के बराबर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 20% बराबर क्या था, 128 रुपया। तो 128 रुपये का शुरुआत में भी उसका लाभ था, यानी कि उसका लाभ शुरुआत में कितने का था, 20% का था, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगर आप पूरा एकदम बेसिक से यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या, प्रॉफिट शुरुआत में कितनी, 128 रुपया, सीपी कितना था, 640 रुपया, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए 100 से गुना करेंगे, 0 0 चला गया, 64 से 128 2 बार में चला जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट 20% आ गया। लेकिन जो मैंने समझाया था शुरुआत में उस तरीके से बना सकते या फिर पूरा बेसिक से भी प्रॉफिट फिर से निकाल सकते हैं। दोनों स्थितियों में आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करेगी कितना है। तो यहाँ पर जो है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार करने में कितना सेकंड का समय लेता है, 24 सेकंड का। यानी कि अगर कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितनी दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की जाती है। तो पता चल जाएगा यहाँ पर से। और कितने मिनट के लिए जो वो सुरंग को पार करती है, 24 सेकेंड। तो खुद की ट्रेन की लंबाई को पार करने में 24 सेकेंड लगता है, बाकी जो है टोटल कितना कितना सेकेंड लगा, तो उसमें 1 मिनट में से क्या कर देंगे, 24 सेकेंड माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, टोटल 60 सेकेंड होता है तो 60 माइनस 24 करेंगे, यानी कि 36 सेकेंड में बची सुरंग को क्या करेगा, उस ट्रेन को द्वारा पार कर लेगा। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में हमें पता चलेगा था कि कितनी दूरी तय करता है, तो 36 सेकेंड का निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, सुरंग की लंबाई पता चल जाएगी। हल कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12 से 24 2 बार में, 36 3 बार में, और 2 से 270 कितना बार में चला जाएगा, 135 बार में।
135 इंटू 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 3 15, 13 3 39 40, यानी कि 405 मीटर आपकी क्या आ गई, सुरंग की लंबाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5,760 रुपये की राशि 4 वर्ष में बढ़कर 7200 रुपये हो जाती है और 12 वर्षों में बढ़कर 1 रुपये हो जाती है। जब दोनों स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो यक्स का मान ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि 4 साल में वह राशि कितना गुना हो गई। तो क्या करेंगे, अमाउंट बाय प्रिंसिपल करेंगे। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना है, 7200 रुपये, और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 5760 रुपये। तो 1 चला गया, 24 से काटेंगे तो 24 को 576, 24 का स्क्वायर होता है तो 24 बार में चला गया, 24 या 72, 30 बार में। 6 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ पर कितने बार में, 4 बार में, यानी कि धनराशि जो है 4 साल में कितना गुना हो रही है, 5/4 गुना हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि 12 साल में कितनी हो जाएगी आपकी, कितना आपका अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, यक्स का वैल्यू होगा। तो यक्स बराबर आपको क्या करना होगा, 4 साल बाद जो है मिश्र धन कितना था, 7200 था, हमें 12 साल का बाद का चाहिए। तो क्या कर देंगे, 4 का यहाँ पर 2 बार और टर्म चलेगा, क्योंकि 4 साल फिर 4 साल फिर 4 साल। तो पहले वाले 4 साल का तो यहाँ पर आ गया आपका, 2 बार और 4 साल चलना है। तो 2 बार और करने के लिए क्या करेंगे, 5/4 को 2 बार गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, 12 साल का आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, आपका 4 चक 16, 16 से काटेंगे तो 16 चक 64, 16 25 80 यानी कि 50, 450 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 25 आपका कितना हो जाएगा, 125, 12 25 चौक 100 और 12 कितना हो जाएगा, 112, यानी कि 11,250 आपका क्या आ गया, 12 साल के बाद का मिश्र धन आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी ए से 8 अधिक है। यदि किसी निश्चित संख्या k को a और b प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि k का मान ज्ञात करें कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया, a और b का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3। a और b का यहाँ पर दिया गया 2 अनुपात यानी कि 2:3 दिया गया, और बाद में जो यह अनुपात कितनी हो जाती है, 7:9 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक में जो है के की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में के की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर यूनिट में वृद्धि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर समान हो रहा है, देखेंगे, 7 - 2 करेंगे 5, 9 - 3 करेंगे 6, यहाँ पर 5 की वृद्धि हुई, यहाँ पर 6 की। तो हमें क्या करना होगा, समान को बराबर यानी कि यूनिट का डिफरेंस को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। कैसे करेंगे, अपोजिट रेशियो में एक दोनों के यूनिट का अंतर गुना करेंगे। तो 9 में से 7 गया तो कितना होता है, 2, यानी कि होल रेशियो में क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि होल रेशियो में 1 गुना भी करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा रेशियो, नया रेशियो 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि शुरुआती अनुपात कितना था, 4:6। नया अनुपात यानी कि वृद्धि के बाद कितना हो गया, 7:9। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो 3 यूनिट का हमें क्या निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि बी ए से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो बी जो है ए से कितना अधिक है, तो 6 - 4 करेंगे यानी कि 2 यूनिट अधिक है। कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो हमें क्या चाहिए, 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी पंखे को 2,604 रुपये में बेचने से 7% की हानि होती है। यदि इस पंखे को 3,094 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है विक्रय मूल्य जो है शुरुआती कितना था, 2,604 रुपये था। उसमें क्या होता है, 7% की हानि होती है, यानी कि 100% का सामान 7% की हानि यानी कि 93% में बेच देता है। और अनुपात किससे चाहिए, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य से अनुपात चाहिए। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा,
31 या 93 आपका यहाँ पर 31 8 आपका कितना हो जाएगा 31 8 या 24 और 248 248 आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर 12 124 तो 4 बार में चला जाएगा। 384 फिर आपका 27 बार में चला जाएगा, सॉरी 27 नहीं 28 बार में। और आपका यहाँ पर 7 से काट लेते तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आपका 7 दूनी 14। यहाँ पर 4 से काटेंगे कितने बार में चला, 4 से नहीं 2 से काट सकते तो ये 2 बार में, और यहाँ पर से कितने बार में आपका 221 बार में। तो 2 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर कितना है 221, यानी कि क्रय मूल्य कितना था 200 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना हो गया 221 यूनिट। तो कितने अधिक जो है अधिक पर बेचा गया, तो 21 यूनिट अधिक पर बेचा गया। किससे तुलना करेंगे क्रय मूल्य से, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट आपका वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं 200 चला गया, 21/2 आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा 10.5% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी बर्तन के बिलियनों में अम्ल और जल का अनुपात 4:5 और 5:1 है। ए और बी से क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर विलयन मिश्रित कर एक नया विलयन बनाया जाता है। तो नए विलयन में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए मिश्रण से जो है कितना लीटर निकाला जाता है 5 लीटर। इधर हम लोग पहले लिख लेते हैं, आपका क्या है एसिड, और इधर आपके क्या है वाटर है, क्या है वाटर है। तो ओवरऑल ए से जो है कितने लीटर जो है मिश्रण निकाले जाते हैं 5 लीटर। उनमें से एसिड की मात्रा कितनी होगी, तो एसिड की मात्रा कुल कितनी थी यहाँ पर 4 यूनिट, कुल कितने में से 9 यूनिट में से। बी में से जो है कितना लीटर निकाला जाता है मिश्रण 4 लीटर, उसमें जो एसिड की मात्रा कितनी होगी, उसमें 5 यूनिट थी, कुल कितने में से 6 यूनिट में से। यहाँ पर रेशियो कर देंगे। पानी ए में से जो है कितना लीटर निकाला गया था 5 लीटर, उसमें जो है पानी की मात्रा कितनी थी 5 यूनिट थी, ओवरऑल कितने में से 9 यूनिट में से। प्लस बी से निकाला गया था 4 लीटर, उसमें पानी की मात्रा 1 यूनिट थी, ओवरऑल 6 यूनिट में से। हल कर लेंगे, यहाँ पर से 2 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ कितना बार में 3 बार में। ए यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर 3 बार में। हल कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर 5 चौक 20 और यहाँ पर 5 या 15 दूनी 30 और 20 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 50 अनुपात। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 5 × 5 = 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 31। 9 से 9 चला गया तो आपका अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 50:31। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटा और 12 घंटे में भर सकते हैं। सी निकासी पाइप है, जब एक साथ तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 13.1/3 घंटे में भर जाती है। तो सी अकेले भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर सी जो आपका क्या है आपका खाली करने वाला पाइप है, और ये जो है ए और बी क्या है भरने वाला पाइप है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कार्य क्षमता निकालेंगे। ए जो है कितने घंटे में भर सकता है 8 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में भर सकता है, और ए बी और सी मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं, तो 13.1/3 यानी कि 40/3 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 का 12 का और 40 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 120। 120 को 8 से डिवाइड करेंगे 15, 12 से डिवाइड करेंगे 10, 40/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9, यानी कि ए की कार्य क्षमता 15, बी की कार्य क्षमता क्या है 10 है, और तीनों मिलकर कितने यूनिट भरता है 9 यूनिट, यानी कि ए जो है 15 यूनिट भरता है, बी 10 यूनिट भरता है, तीनों मिलकर मात्र 9 यूनिट भरते हैं। यानी कि सी जो है क्या कर रहा है यहाँ पर कई यूनिट खाली कर दे रहा है प्रत्येक घंटे में। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाता है इफिशियंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता। तो कुल कार्य करना कितना, ये जो आपका एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। तो करना कितना काम है टोटल 120 यूनिट। करेगा कौन, इसको करना है किसके द्वारा, सी के द्वारा, जो कि खाली करेगी। तो हमें क्या निकालना होगा सी की कार्य क्षमता। कैसे निकालेंगे, दोनों मिलकर कितना देरी में यानी कि कितना मिनट में भर सकते हैं, यानी कि 1 घंटे में कितना यूनिट भर लेंगे। तो यहाँ पर 15 10 आपके कितने हो जाएंगे 25 यूनिट। और खाली यहाँ पर जो आपके कितने करते हैं, सॉरी
यहाँ पर खाली नहीं, आपका यहाँ पर जो है तीनों मिलकर कितना भरते हैं, 9 यूनिट भरते हैं, यानी कि 25 माइनस 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16। यानी कि सी जो है प्रति घंटे कितना यूनिट खाली कर देते हैं, 16 यूनिट खाली कर देते हैं, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितना है 16। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 बार में, ये कितना है यहाँ पर 30 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 15 बार में, 15/2 आपका कितना घंटा आ जाएगा 7.5 घंटा। यानी कि 7.5 घंटा में उस टंकी को क्या कर लिया जाएगा, सी के द्वारा खाली कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3780 रुपये राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 130, 150 और 200 रुपये की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 5:2:4 होता है। तो सी का मूल हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तीनों के जो है राशि का यूनिट का सम कितना हो जाएगा, 5 4 9 2 11 यूनिट है। लेकिन 11 यूनिट में से ए में से 130 रुपये, बी 150 और सी में से 200 रुपया निकाल लिया गया था। तो ओवरऑल कितना निकाल लिया गया था रुपया, तो यहाँ पर ओवरऑल आपका 2 1 3 1 4 यानी कि 480 रुपया क्या कर लिया गया था, निकाल लिया गया था। ओवरऑल कितने रुपये में से, 3780 रुपये में से। तो 3780 माइनस 480 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 3300 रुपये, यानी कि 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 33 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 300 रुपये, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का हिस्सा यहाँ पर कितना था 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 300, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 चौक 1200 रुपये, प्लस जो रुपये निकाली गई थी उसको भी जोड़ना होगा, क्योंकि सी का जो है मूल्य धनराशि वो 200 रुपये भी थी उसमें, तो उसमें क्या करना होगा 200 रुपया जोड़ना होगा। तो 1200 प्लस 200 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी की जो है मूल्य धनराशि कितनी थी, मूल हिस्सा कितना था 1400 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर कोर ठोस धात्विक घन को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन में पूरी तरह से डुबाया जाता है और बर्तन में पानी जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक है। तो बर्तन में पानी कितनी ऊंचाई तक उठेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो हमें 2 फार्मूला ध्यान रखना होगा। एक तो आपका कि बेलन यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम यानी कि आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, आपके हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक तो आप ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका घन का वॉल्यूम, घन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या हो जाता है भुजा का क्यूब, क्या हो जाता है आपका भुजा का क्यूब होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे। पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या कितनी दी गई है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400। और यहाँ पर यच जो है बेलन का ऊंचाई ना मानकर हम लोग क्या मान लेते हैं कि जितनी जो पानी उठी है वही क्या है बेलन की ऊंचाई है। यहाँ पर इस प्रकार से मानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी मीटर तक जो है पानी उठी है, जो कि यहाँ पर जितनी पानी उठेगी जो कि किसके बराबर होगा, इस घन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भुजा कितना दिया गया घन का 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 का क्यूब यानी कि 12 × 12 × 12 हल कर लेंगे। यहाँ पर से आपकी क्या आ जाएगी, लगभग अप्रॉक्स में आपकी क्या आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी, जो कि मतलब ऊंचाई नहीं आएगी, आपके बर्तन में जितना पानी उठा है उसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर 4 से काटेंगे 100 बार में, 4 से 12 3 बार में, 4 से ये 25 बार में, ये कितने बार में 3 बार में, फिर आपके यहाँ पर कट नहीं रहे। बाकी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर पहले काट लेते हैं, ये आपका 2 से कटा तो 11 बार में, ये 6 बार में। अब गुना कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा आपका 6 तिया 18, 18 तिया आपका कितना हो जाएगा 18 तिया 54, 54 7 चौक 28, 2 7 5 35 और 2 आपका कितना हो जाएगा 37 बटा 11 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 275। डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग कितना आ जाएगा आपका लगभग 275 भागा 378 यानी कि 1 दशमलव समथिंग आएगा। तो 1 आपका कितना हो जाएगा 275, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। 4 बार में हम लोग देखेंगे तो 5 चौक 20, 2 27 दूनी 54 दूनी 108 और 2 आपका कितना हो जाएगा 110, यानी कि लगभग जो है थोड़ा सा ही बड़ा, यानी कि अप्रॉक्स में अगर हम लोग बोले तो ऊंचाई जो है जो पानी जो ऊपर उठेगी वो कितने सेंटीमीटर उठेगी, तो 1.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में आपकी पानी ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो अंकों वाली संख्याएं 49, 6x, x4 और 70 का औसत 65 है, तो x प्लस 8 और x प्लस 12 का औसत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी चारों संख्याओं का योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने संख्याएं 4, ओवरऑल औसत से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 65 दूनी 130 दूनी 260। उनमें से क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का निश्चित वैल्यू का योग इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 4 11 यानी कि 119 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे रह गया 1। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इन दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है, यहाँ पर 6x और x प्लस x 4 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करे कि इकाई अंक क्या आ जाए 1 आ जाए। तो यहाँ पर अगर 7 पुट करते तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 4 11 हाथ में 1, 7 6 13 1 14, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू 7 ही होगा, क्योंकि 7 रखने पर क्या हो जाता है, जो योग 141 आ जाता है। तो यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर से आपकी कितनी आ गई 7। यहाँ पर आप पुट करेंगे तो x प्लस 8 कितना हो जाएगा 15, x प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 12 7 19 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है औसत, तो क्या कर देंगे दोनों का योग का हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 9 5 14 यानी कि 34/2, तो कितना हो जाएगा एवरेज आपका आ जाएगा 17। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि माना यक्स जो है 70,000 और 75,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 225, 250 और 275 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 61 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स के अंकों का योगफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किन का, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे 275 इंटू कॉमन फैक्टर 275 और 250 में हमें क्या दिख रही है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी कि यस ये 25 दिख रही है, तो बचा कितना 10, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 लिख देंगे इंटू 225 में तो 25 आपका यहाँ पर आ गया, तो बचा क्या यहाँ पर आपका 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे, टोटल आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0 9 5 45 4 9 से 63 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 67, 6 9 दूनी 18, 6 आपके कितने हो जाएंगे 24। इसको क्या करेंगे के प्लस जो आपका शेषफल था इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे। के का यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें कि संख्या जो आए वो किसके बीच आए, 70,000 और 75,000 के बीच में आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है कि 24 या 72 होता है, यानी कि अगर के का मान यहाँ पर क्या पुट कर दे 3 पुट कर दे, तो यहाँ पर आपकी जो संख्या आएगी वो किसके बीच आएगी 70,000 और 75,000 के बीच में आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0 5 या 15 1 7 21 1 22 हाथ में 2 24 या 72 और 2 74 प्लस इसमें क्या कर देंगे 61, तो आपका कितना आ जाएगा 1 6 5 11 2 1 3, यहाँ पर कितना हो गया 74। अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 7 4 11 3 14 7 3 10 और 14 2 आपके कितने हो जाएंगे 16। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपके क्या है 72 भागा 16 इंटू 4 है, हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 72/16 इंटू 4, तो 4 से 16 4 बार में, 4 से 72 18 बार में। यहाँ पर भी हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 ऑफ का भाग का यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो कितना आपका आ जाएगा 6 3 18 6 दूनी 12, आगे क्या इंटू 4 है, कितना इंटू 4 है, तो 2 से 4 कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, यानी कि इतने का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। हल कर लेते, यहाँ तक का हम लोग पहले हल कर लेते, तो कितना आ जाएगा 75 माइनस यहाँ पर कितने हो गए 18 और यहाँ पर प्लस कितने हो गए 6, कितने आ जाएंगे आपके 75 6 81, 81 में से 18 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 11 11 7 यानी 70 कितना हो जाएगा 63। इसमें से क्या कर देंगे 128 माइनस 63 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 5 6 65। अब क्या करेंगे 79 माइनस 65 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 5 14, ये आपका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति 4.1/6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है
और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है, जो कि ध्यान रखिएगा। फार्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई आपका क्या हो जाता है V1 प्लस V2 होता है, यानी कि V1 आपका हो गया पहले वाली चाल और V2 आपकी हो गई दूसरे वाली चाल। चाल किस में पूछा जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो ये एक जो चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन दूसरी चाल यहाँ पर जो पहली वाली चाल थी वो आपकी क्या थी, मीटर पर सेकेंड में थी। तो हमें क्या करना होगा, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। तो पहले पूर्णांक या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25/6। चाल मीटर पर सेकेंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। 5 से 25 आपका कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। 6 से 18 3 बार में चला जाएगा, यानी कि चाल आपकी कितनी हो जाएगी, 5 या 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, आपकी व्यक्ति की चाल आ गई। और यहाँ पर दूसरी चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू V1 आपका कितना है 15, V2 आपका कितना है 12, दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा 15 12 27। 3 से 15 5 बार में, यहाँ पर 9 बार में। 3 से 9 3 बार में, यहाँ पर कितने 4 बार में। कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 दूनी 40/3, यानी कि पूर्णांक में आपका हो जाएगा 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 84 व्यक्ति किसी कार्य को 56 दिन में पूरा करते हैं। जब 1/4 कार्य पूरा हो जाता है तो 1/7 भाग श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। तो पूरा कार्य यानी कि पूरे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला आपका क्या हो जाता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर अपॉन क्या हो जाता है, वर्क होता है। तो M1 D1 H1 वर्क 1 के किसके बराबर होगा, M2 इंटू D2 इंटू H2 बाई वर्क 2 के बराबर होगा। तो फार्मूला ये ध्यान रखिएगा, MDH फार्मूला से भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो आदमियों की संख्या कितनी है 84। कितने दिन तक काम करते हैं शुरुआत में, 1/4 दिन तक, यानी कि 1/4 कार्य पूरा करते तो 1/4 दिन तक काम करते होंगे। तो 56 का 1/4 कितना हो जाएगा, 14 दिन। कितना काम टोटल किया गया, 1/4 काम, यानी कि टोटल काम कितना है 4 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट किया गया काम है। तो टोटल वर्क कितना है 1 यूनिट। अब इसी काम को कितना व्यक्ति करते हैं, 1/7 आदमी जो है इस काम को क्या कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। यानी कि 84 का 1/7 अगर छोड़ के चले भी जाते तो 6/7 अभी भी क्या है बचा हुआ है। तो 84 का 6/7 कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 12, 12 छक 72, यानी कि 72 व्यक्ति अभी भी काम कर रहे हैं। कितने दिनों तक काम करेंगे, पूरा कुल काम कितने दिनों तक करेंगे वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर मान लेते हैं डी। कितना काम करेंगे, 4 यूनिट में से 1 यूनिट कर लिया गया, बचा हुआ काम कितना है 3 यूनिट। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 12 से काटेंगे 6 बार में, ये 7 बार में। यहाँ पर 3 से 6 2 बार में, या 2 से 14 7 बार में, यानी कि डेज दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 49 दिन, यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ गई 49। यानी कि यहाँ पर ये जो 49 दिन आए वो आया है कि शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो कितने दिनों में पूरा होता है, 49 दिनों में। और शुरुआत में जो है कितना दिनों तक काम किया गया था, 14 दिन तक। तो इसमें क्या कर देंगे, 14 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुई। तो 49 + 14 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 4 1 5 1 6, यानी कि कुल काम 63 दिनों में समाप्त हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल कर लेते हैं हम लोग है। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3/7 प्लस आपके कितने 1/14 इंटू पूर्णांक है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14/5 माइनस, यहाँ पर इन दोनों को हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 2/7 इंटू 3 दूनी 6 7/3। तो 7 से 7 तो आपका चला गया, आपके क्या है 1/4 है, भाग है गुना में चेंज करेंगे तो 2/3 को क्या लिख सकते, 3/2 लिखा जा सकता है। इंटू आपका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर से 5 × 5 = 25 है, 26/5 इंटू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपके यहाँ पर से हो जाएंगे, आपका यहाँ पर भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 दूनी 6 1 7, यानी कि 2/7 आपके हो जाएंगे। इंटू आपका कितना हो जाएगा 5/13।
क्या करेंगे, आप हल कर लेंगे। यहाँ पे 5 से 5 चला गया, 13 से 26 दो बार में चला जाएगा, यहाँ पर 14 से 14 आपका चला गया। तो क्या जो बच गया आप उसे क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो 3/7 प्लस 1/5 माइनस 3/8 इंटू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 2 दूनी 4/7, 4 से 8 दो बार में चला जाएगा। कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर से एलसीएम आपके हो जाएंगे 7 × 5 = 35 दूनी 70, एलसीएम आपके हो जाएंगे 70। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 14 माइनस 7 दूनी 14 25, तो 5 3 आपका कितना हो जाएगा 15, 30 और 14 आपके कितना हो जाएंगे 44, 44 में से 15 जाएगा तो 29, 29/70 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपके क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है। ये ग्राफ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा आपसे है कि बी विद्यालय में छात्रों की संख्या तथा डी और ई विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर पी है। तो पी के मान जो है किसके बीच होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बी विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है। तो बी विद्यालय में यहाँ पर जो है कितना डिग्री था, तो बी विद्यालय में 117 डिग्री था। कितना था, 117 डिग्री। और डी और ई विद्यालयों में कुल जो है कितने डिग्री थे, तो आपके डी और ई में कितने थे, 52 और 50 कितने थे आपके 102 डिग्री थे। कितने थे, 102 डिग्री थे। तो दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर जो अंतर आपके कितने डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पर आपका 8 और 7 15 डिग्री का अंतर है। ओवरऑल कितने में से, 360 डिग्री में से। संख्या में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 5400 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 चला गया, 36 से आपका यहाँ पर 18 दूनी 36, 18 या 54, यानी कि 2 से काट देंगे तो 15 बार में चला जाएगा। 15 × 15 आपके कितने आ जाएंगे, 225, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी, अंतर 225 था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 225, 220 और 230 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किसी निश्चित राशि द्वारा प्राप्त धनराशि समान राशि पर समान दर पर 13 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान ज्ञात करें कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर बोला गया कि 8% की दर से 3 वर्षों का जो आपका यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त धनराशि होता है, वो 13 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी कि अगर वो धनराशि में से 3 साल का साधारण ब्याज अगर हम लोग निकाल दे तो आपका क्या बच जाता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना प्रतिशत होता है, 100%। कितना होता है, 100%। और यहाँ पर बोला गया कि कुल 13 साल में 3 साल के यानी कि 13 साल का साधारण ब्याज 3 साल के अमाउंट के बराबर होता है। तो अगर 3 साल का इसमें पहले ही चक्रवृद्धि ब्याज माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा, 10 साल। जो कि यहाँ पर जो 10 साल आपका है वो असल में किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आपसे बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 13 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। एक तरीके से आपका ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल कितना होता है, यानी कि मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो 100% किसके बराबर है, 10 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी कि 1 साल का 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 100/10%, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज आपका कितना लग रहा है, रेट आपका कितना आ रहा है, 10%। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।